हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पिछले लेक्चर के अंदर न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया था। सेल के अंदर पाए जाने वाले जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। न्यूक्लियस के बारे में पिछले लेक्चर के अंदर हम स्टडी कर चुके थे। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर पाया जाने वाला जो अदर मटेरियल है साइटोप्लाज्म, या हिंदी में इसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य। अब साइटोप्लाज्म होता क्या है? जो सेल है उसके अंदर एक मटेरियल उपस्थित होता है। सेल के अंदर एक पाया जाने वाला एक मटेरियल है और एक फ्लूइड सेल के अंदर उपस्थित होता है। उस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इससे पहले के लेक्चर में हमने बात की ऑनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट किया है। एक जो हमने जो हमारा चिक वाला जो एक्सपेरिमेंट है, चिक सेल्स का, ह्यूमन चिक सेल्स का एक्सपेरिमेंट किया है, उसके अंदर हमने सेल्स को देखा था। ऑनियन पील वाले एक्सपेरिमेंट में चिक सेल जो थी, ह्यूमन सेल, उसके अंदर हमने न्यूक्लियस को देखा था। तो जब हम ये ऑनियन वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, ह्यूमन चिक गाल वाली जो सेल्स है उनका जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसी एक्सपेरिमेंट में हमें बीच में एक कम स्टेन हुआ पदार्थ दिखाई देता है। वो कम स्टेन होने वाला पदार्थ ही साइटोप्लाज्म होता है। जिसकी कम स्टेनिंग हो पाती है, हल्का स्टेन वाला जो पदार्थ होता है, उसे ही साइटोप्लाज्म के नाम से उसे जाना जाता है। उसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जिसकी कम स्टेनिंग होती है उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट साइटोप्लाज्म के अंदर ये सबसे पहले ये याद रखना है कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड होता है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो तरल है उसे ही साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। सेकंड, इस साइटोप्लाज्म के अंदर अनेक प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स इस साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं। थर्ड, जो ये साइटोप्लाज्म है, इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग मिलती है, यानी इसके बाहर चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। नेक्स्ट, जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियस है वो डबल प्रकार का नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो उसके ऊपर कोई एनवलप नहीं मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन का आवरण मिलता है। जैसे यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन का एक एनवलप होगा। क्लोरोप्लास्ट पादप सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर पाया जा रहा है, उसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन का क्या पाया जाता है, आवरण उपस्थित होगा। तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड मटेरियल होता है और इस फ्लूइड मटेरियल के अंदर सारी जो सेल से संबंधित बायोलॉजिकल प्रोसेसेज है, बायोकेमिकल प्रोसेसेज है, वो कंप्लीट होती है। इसके अलावा इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और ये डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंट फंक्शन को करने का कार्य करते हैं। अब इसमें साइटोप्लाज्म में सबसे पहले एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट हमें याद रखना है एक ऑनियन वाला, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यदि वो लेक्चर नहीं देखा है आपने तो एक बार उसे देखिए। ऑनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट है, एक ह्यूमन चिक सेल गाल की कोशिका वाला एक्सपेरिमेंट है। वहां हमने सेल की डिस्कवरी, सेल को देखा था, न्यूक्लियस को देखा था। तो जब वो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उसके अंदर ही जो कम स्टेन वाला भाग है वो साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या है कि the cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. The cytoplasm is a fluid content inside the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर की तरफ पाया जाने वाला जो मटेरियल है,
फ्लूइड जो पाया जा रहा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एक इस प्रकार का फ्लूइड कंटेंट होता है जो किसके अंदर उपस्थित होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होगा। तो इसका मीनिंग क्या है? साइटोप्लाज्म एक तरल पदार्थ है, तरल कंटेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, जो ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इट आल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेकंड पॉइंट है इसका, इट आल्सो कंटेंट, कंटेंट का मीनिंग होता है रखना। इट आल्सो कंटेन्स CONTAINS मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है जो कोशिकांग सेल के अंदर पाए जाते हैं। वो सेल, अनेक प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अनेक प्रकार के स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मिलेगा, गोल्जी का इसके अंदर मिलेगा, ER इसके अंदर पाया जाएगा। और हर जो सेल ऑर्गन है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करता है। तो ईच सेल, जो हर सेल ऑर्गन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ATP का प्रोडक्शन करना, गोल्जी का काम है पैकेजिंग करना। तो ये हर जो सेल ऑर्गेनल इसके अंदर पाया जा रहा है वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को कंप्लीट करेगा। तो ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। ईच ऑफ these cell organelle perform a specific function। यानी जो सेल ऑर्गेनेल्स इनके अंदर पाए जा रहे हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा विशिष्ट प्रकार का कार्य किया जाता है। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकाएं उपस्थित हैं वो सेल के अंदर विशिष्ट प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन इनके द्वारा सेल के अंदर कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स जो है मेम्ब्रेन से क्लोज्ड होते हैं। यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाएगी। एक झिल्ली इन सेल ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ भी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने डिस्कशन किया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, अर्थात उसमें अनडेवलप्ड प्रकार का क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस पाया जा रहा है। जबकि यूकेरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एनवलप मिल रहा है और सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ भी सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ भी एक एनवलप पाया जाएगा। तो यूकेरियोटिक जो सेल है, पहले हम प्रोकैरियोटिक की बात करें। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा? यूकेरियोटिक सेल की क्या विशेषता है? यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंस हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये दोनों के अंदर एक बेसिक अंतर है। इसके अलावा जो इन मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इसी तरह सेल ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ भी क्या प्रेजेंट होगी? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और वो मेम्ब्रेन किस में होगी? यूकेरियोटिक सेल में। तो इन यूकेरियोटिक सेल the cell organelles enclosed by a membrane।
अभी मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड भी हो सकती है और सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट में डबल लेयर मिलेगी, बाकी सब जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनके अंदर सिंगल लेयर वाली मेम्ब्रेन पाई जाती है। सिंगल लेयर वाली मेम्ब्रेन इनको चारों तरफ से घेर कर रखने का कार्य करती है, चारों तरफ से घेर कर रखेगी। अब इन मेम्ब्रेन का क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे हम वायरस का एग्जाम्पल लें तो वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, और वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, इसीलिए ये जब तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जाते हैं तब तक ये निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या सेल ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये जो सिग्निफिकेंस है मेम्ब्रेन का, इसको हम किसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, वायरस के एग्जाम्पल से। वायरस में नो सेल मेम्ब्रेन, वायरस के अंदर किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण ही डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, सो दे डोंट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। इसलिए ये जब बाहर रहते हैं किसी कोशिका से तो अपने लाइफ का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके द्वारा नहीं दिखाया जाता है, कोई भी जो जीवन के लक्षण है वो वायरस नहीं दिखाते हैं। अंटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी, कब तक नहीं दिखाएंगे ये, अंटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी। इसलिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है या जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है सेल के अंदर, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी जो लाइफ की जो डिफरेंट प्रोसेसेस है उनके अंदर ये डिफरेंट रोल प्ले करेगी। किसी पदार्थ को अंदर आने देना है, नहीं आने देना है, उनको कंट्रोल करने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। इसको हम वायरस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वायरस में सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक, जीवन का लक्षण नहीं दिखाते हैं जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो जाते हैं। अब लिविंग बॉडी में वो अपना जीवन का लक्षण दिखाने लगते हैं, क्योंकि जो लिविंग बॉडी में जो सेल है उसके अंदर वो एंटर हो रहे हैं और उसकी जो मैकेनिज्म है उसका वो उपयोग करते हैं और अपने जीवन के लक्षण को वो दिखाने देने लग जाते हैं, उनके द्वारा अपने जीवन का लक्षण दिखाया जाता है। तो ये सेल साइटोप्लाज्म के बारे में है। एक बार इसको डायग्राम से समझे हम। जैसे कि सेल है, सेल के अंदर जो ये मटेरियल भरा हुआ रहता है, जो मटेरियल भरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है बीच में, जैसे न्यूक्लियस है, यूकेरियोटिक सेल की हम बात करें, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो ये जो फ्लूइड कंटेंट है ये वाला, इस फ्लूइड कंटेंट को ही साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर पाया जाने वाला क्या है, न्यूक्लियस है या केंद्रक है। और ये जो फ्लूइड कंटेंट जो हमको दिखाई दे रहा है ये साइटोप्लाज्म होगा। इसी साइटोप्लाज्म में अनेक प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर पाया जा रहा है। ये सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सेल ऑर्गेनेल कौन सा मिलता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। इस तरह के डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मिलेंगे। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, जो प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों टाइप की सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या है, एक बार इसके फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं। द साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर यह प्रेजेंट होगा। इट ऑल्सो कंटेंट्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर अनेक विशिष्ट प्रकार के कोशिकांग होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स को हम क्या बोल सकते हैं, कोशिकांग। इनके लिए हिंदी में वर्ड यूज लिया जाता है कोशिकांग, इसके अंदर पाए जाते हैं। ईच ऑफ दी सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। हर सेल ऑर्गेनेल का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है, हर सेल ऑर्गेनेल के द्वारा एक विशिष्ट कार्य किया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करेगा,
जो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी का पाया जा रहा है वो पैकेजिंग के अंदर काम में आता है। ईआर जो है लिपिड का संश्लेषण करती है, लिपिड के संश्लेषण में रोल प्ले करती है, प्रोटीन के संश्लेषण में रोल प्ले करती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इन यूकैरियोटिक सेल द सेल ऑर्गेनेल्स एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं उसके अंदर वो भी एक मेम्ब्रेन में बंद रहते हैं, और मेम्ब्रेन भी डबल लेयर्ड हो सकती है या सिंगल लेयर्ड हो सकती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन मिलेगी, अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके अंदर सिंगल ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस का हम किसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, वायरस के एग्जांपल से। वायरस में किसी भी प्रकार की सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए जब तक ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो जाते हैं तब तक ये कोई लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाते हैं। यानी वायरस जब तक किसी लिविंग बॉडी से, लिविंग सेल से बाहर है तब तक वो डेड है। लिविंग सेल के अंदर एंटर होंगे और उस सेल की मैकेनरी या मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं, उस सेल के मैकेनिज्म का उपयोग करके अपनी मल्टीप्लाई करते हैं। सेल के अंदर जाकर ये लिविंग के कैरेक्टर्स दिखाते हैं। इसीलिए वायरस को जो लिविंग और नॉन लिविंग है उनके बीच की कनेक्टिव लिंक बोला जाता है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और अजीवित के बीच की एक योजक कड़ी है, क्योंकि सेल के बाहर ये अजीवित है, सेल के अंदर जाकर या किसी लिविंग बॉडी में जाकर ये क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म है जो एक फ्लूइड कंटेंट पाया जा रहा है सेल के अंदर, इसे ही किस नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्म। जो जीवन से संबंधित क्रियाएं हैं, रेस्पिरेशन है, प्रमुख प्रकार से जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें स्टडी करनी है कि सेल के अंदर फंडामेंटल और यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है सेल को। तो सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें अब आगे स्टडी करना है कि किस किस प्रकार के सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर उपस्थित हैं और उन सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा कौन कौन से स्पेसिफिक फंक्शन कंप्लीट किए जाते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। हिंदी में इन्हें बोला जाता है कोशिकांग। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के जो अंग हैं या संरचनाएं हैं उन्हें ही सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। अब सेल ऑर्गेनेल्स में क्या है, देखो इसके एग्जांपल, हर सेल में एक मेम्ब्रेन होती है जो इसके कंटेंट को एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उससे सेपरेट रखती है। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है, जो इसके अंदर पाए जाने वाले कंटेंट हैं उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखती है, उस मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल जो होती है, जनरली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल जो है वो किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में मिलेगी, बहुकोशिकीय जीवों में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलेगी। यूनिसेलुलर में तो केवल एक सिंगल सेल होगी तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं पाई जाएगी। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल है कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को कंप्लीट किया जाता है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज वहाँ पर कंप्लीट की जाएगी। और इन सेल के अंदर जो लार्ज सेल्स है उन सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर मिलती है, उन लिटिल स्ट्रक्चर्स को ही सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। यानी लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर मेम्ब्रेन से घिरी हुई या झिल्ली से घिरी हुई कुछ विशिष्ट संरचनाएं उपस्थित होती है जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उन विशिष्ट संरचनाओं को सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी का है, लाइसोसोम, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल हैं। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर
ये प्रमुख रूप से सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं और इन सेल ऑर्गेनेल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। अब इसमें क्या कौन कौन से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हर सेल में एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल है, जैसे ये कोई सेल है, सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट कंटेंट्स है, ये डिफरेंट कंटेंट्स है, इन कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इफेक्ट से बचाए रखने का काम करेगी। लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलती है, उनके अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, इसलिए उनके अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएं मिलेंगी, उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन क्या होगी? जो लार्ज सेल्स हैं वो कुछ मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर उनके अंदर रखती है, उनके अंदर पाई जाती है। उन मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स को ही सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। यानी कोशिकाएं होते क्या है? इन लार्ज सेल specific types of structure which perform specific function। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल पाई जा रही है लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल है, इस सेल के अंदर स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी जो मेम्ब्रेन से घिरी होती है और स्पेसिफिक फंक्शन करती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की संरचना को हम सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकाएं कहते हैं। सेकंड, जो सेल ऑर्गेनेल्स है मेनली किन सेल के अंदर हमको दिखाई देते हैं? यूकेरियोटिक सेल में होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ही सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, जैसे राइबोसोम मिलेगा जो मेम्ब्रेन लेस होता है। दूसरा एक मीजोसोम स्ट्रक्चर मिलती है जो सेल मेम्ब्रेन से ही बनी होती है। तो इस विशेष रूप से जो सेल ऑर्गेनेल्स है कौन सी सेल के अंदर दिखाई देते हैं? यूकेरियोटिक सेल के अंदर, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। इन सेल ऑर्गेनेल्स को हमको देखना है तो ये किस टाइप के माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर किसी भी थिंग को, किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को हम 1,00,000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। तो इन्हें देखने के लिए कौन से माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज इन्हें देखने के लिए किया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हम करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ये दिखाई देंगे। इसके बाद ये क्रूशियल फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने ये बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करेगा, गोल्जी का पैकेजिंग करता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो इनके द्वारा स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट किया जाता है। अब पहला सेल ऑर्गेनेल जो हमें इसके अंदर पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसे बोला जाता है ER। अब ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन वाइंड ट्यूब्स एंड, यानी एक ट्यूब्स या नलिकाओं का एक लार्ज नेटवर्क होगा। ट्यूब्स और सीट का एक लार्ज नेटवर्क है जिस पर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं ER को? जैसे ये सेल वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, डबल मेम्ब्रेन होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इस स्ट्रक्चर को ही ER कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। हिंदी में इसे बोला जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सीट लाइक स्ट्रक्चर है, जिन पर एक सिंगल मेम्ब्रेन का एनवलप पाया जाता है। एक सिंगल मेम्ब्रेन का एनवलप इन ER पर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होगा। सेकंड,
पहला तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स का, उसे ही ईआर के नाम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ये बैग्स की तरह के या इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह की ईआर स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है। और ईआर की जो मेम्ब्रेन है, ये जो हमें दिखाई दे रही है ईआर की मेम्ब्रेन है, ये जो झिल्ली दिखाई दे रही है ये क्या है, ईआर की मेम्ब्रेन है, ईआर में पाई जाने वाली झिल्ली है। ईआर मेम्ब्रेन किसके सिमिलर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू पीएम। अब पीएम का मीनिंग याद रखना है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, पी का मतलब प्लाज्मा, एम का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन। तो ईआर की मेम्ब्रेन किसके सिमिलर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है उसके यह समान होगी। नेक्स्ट पॉइंट, टू टाइप्स की ईआर होती है, टू टाइप्स है इनके। फर्स्ट टाइप को बोला जाता है एस ई आर, दूसरे टाइप को बोला जाता है आर ई आर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसी ईआर जिनकी सरफेस पर राइबोसोम पाए जा रहे हो, इस तरह से राइबोसोम पाए जा रहे हैं, तो राइबोसोम पाए जाने के कारण ये खुरदरी हो जाती है, इसलिए इनको बोला जाता है आर ई आर। और ऐसी ईआर जिनकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं मिलते हैं, जैसे एक और ईआर हमने बनाई, अब इसकी सरफेस पर कोई राइबोसोम नहीं है, तो इस प्रकार की ईआर को कौन सी ईआर बोलेंगे, एस ई आर। तो दो टाइप की ईआर है, एक एस ई आर, दूसरी को क्या बोला जाता है, आर ई आर। एस ई आर और आर ई आर में मेन डिफरेंस राइबोसोम की प्रेजेंट का है। पूरा नाम है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, आर ई आर पर क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट, और यहां पर राइबोसोम एब्सेंट। आर ई आर पर राइबोसोम है, इसलिए इनकी सतह या सरफेस खुरदरी या रफ दिखाई देती है, इसलिए इसको नाम दिया है आर ई आर। एस ई आर पर राइबोसोम एब्सेंट है, इसलिए इनकी सतह कैसी दिखाई देती है, स्मूथ या चिकनी दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, एस ई आर। अब आर ई आर का फंक्शन तो क्या है, एस ई आर का पहले हम फंक्शन लिखें, लिपिड फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशन, लिपिड का निर्माण करती है। और आर ई आर क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम है, इसलिए ये किसका फॉर्मेशन कर देगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी। एस ई आर के द्वारा किसका फॉर्मेशन किया जाता है, लिपिड का, और आर ई आर के द्वारा राइबोसोम जो इस पर पाए जा रहे हैं आर ई आर पर, इन राइबोसोम की सहायता से आर ई आर प्रोटीन सिंथेसिस का या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। इसके द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है, प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना है। अब ये क्या करती है, लिपिड प्रोटीन इनको बनाकर सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है उनके अंदर प्रोवाइड करेगी। लिपिड बनाया, प्रोटीन बनाया, उनका यूज सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के अंदर काम में लिया जाता है। तो लिपिड फैट का फॉर्मेशन एस ई आर करेगी और प्रोटीन का संश्लेषण आर ई आर के द्वारा संपन्न किया जाता है। अब जो प्रोटीन लिपिड बनाए जा रहे हैं, एस ई आर के द्वारा लिपिड बन रहा है, आर ई आर के द्वारा क्या बन रहा है, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन को बनाने में सहायक हैं। तो ये जो प्रोटीन और लिपिड हैं, दीज प्रोटीन एंड लिपिड आर यूजफुल टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन जो नष्ट होती रहती है ना उसको बनाने में सहायक है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो लिपिड और प्रोटीन ईआर के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इन लिपिड प्रोटीन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन को बनाने में या उसके फॉर्मेशन में सहायता की जाती है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बायोजेनेसिस कहा जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है बायोजेनेसिस। यानी ICR ने लिपिड प्रोटीन बनाए, इन लिपिड प्रोटीन ने किसको बनाया? सेल मेम्ब्रेन को बनाया। इस प्रोसेस या इस प्रक्रिया को बायोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। और कुछ प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो एंजाइम और हार्मोन का काम करते हैं। सम प्रोटीन आर यूजफुल एज एंजाइम। एंजाइम हम सबको पता है इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो सेल के अंदर किसी भी क्रिया को, केमिकल रिएक्शन जो चलेगी उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो प्रोटीन RER के द्वारा बन रहे हैं उनमें से कुछ प्रोटीन तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के काम में आ गए, कुछ प्रोटीन लिपिड, और कुछ प्रोटीन किसके अंदर यूजफुल होते हैं? एंजाइम के रूप में। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइम के रूप में अपना काम करेंगे। और ये जो ER सिस्टम जो पाया जा रहा है वो पूरा का पूरा सेल के अंदर एक मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में सहायक है। ER हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन इन सेल। यानी जो ER है पूरा नेटवर्क या जाल जो पाया जाता है इसका पूरी सेल के अंदर, तो ये डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस है उनको ट्रांसपोर्ट करने के अंदर सहायता करता है। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भेजेगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पदार्थों को भेजने के अंदर सहायक होगा। साइटोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, इस साइटोप्लाज्म से पदार्थ को इसके थ्रू न्यूक्लियस में भेजा जाता है। न्यूक्लियस में जो पदार्थ बनेंगे उनको ER के द्वारा किसके अंदर भेजने का काम किया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर भेजने का काम किया जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर भी ये सहायक होते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज है सेल की, उसके अंदर जो ER का जो नेटवर्क है वो सहायता प्रदान करने का काम करता है। तो ये, और जो एक लीवर के अंदर क्या है, लीवर की सेल के अंदर जो SER पाई जा रही है उसके द्वारा अनेक जो पॉइजन्स होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। तो इन लीवर सेल्स द SER डिटॉक्सिफाइंग many poisons and drugs। यानी फूड मटेरियल के थ्रू जो हमने कोई पॉइजन वगैरह को अंदर ग्रहण किया है, जो ड्रग्स, दवाइयाँ वगैरह जो है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, तो लीवर सेल के अंदर जो SER पाई जा रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पाई जा रही है, वो अनेक पॉइजन्स का और ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। उनके विषैले प्रभाव को नष्ट करने का कार्य इस SER के द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में हमने आज के लेक्चर के अंदर स्टडी किया है, जिसे हम ER कहते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे। लार्ज सेल के अंदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो स्पेसिफिक फंक्शन करती है, उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यूकेरियोटिक सेल में ये हमें प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम मिलेगा केवल। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज लेंगे। फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER शॉर्ट में बोलते हैं। ER क्या होता है? लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाइंड ट्यूब्स एंड शीट्स। इस तरह की ट्यूब्स एंड शीट्स का एक लार्ज नेटवर्क होगा, उसको हम ER बोलते हैं। ER की मेम्ब्रेन सिमिलर होती है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होंगी।
थर्ड, टू टाइप की होती है, SER, RER। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम इनकी सतह पर एब्सेंट होंगे, इसलिए सरफेस चिकनी दिखती है, इसलिए SER नाम दिया है। लिपिड को फॉर्म करती है, लिपिड को बनाती है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम इसकी सतह पर प्रेजेंट होते हैं और इनके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम किया जाएगा। प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन को बनाने में सहायता देते हैं, जिसको हम प्रोसेस को बायोजेनेसिस कहेंगे। कुछ प्रोटीन जो है एंजाइम के रूप में भी यूजफुल होते हैं। ER सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट तरह के पदार्थों के ट्रांसपोर्ट करने में सहायक है, जैसे साइटोप्लाज्म से पदार्थ को न्यूक्लियस में भेजने में सहायक है, न्यूक्लियस से पदार्थ को साइटोप्लाज्म में भेजने में सहायक है। और लिवर सेल के अंदर जो SER पाई जा रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके द्वारा डिफरेंट टाइप के जो पॉइजन और ड्रग्स हैं, उन डिफरेंट टाइप के पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का, उनके विषैले प्रभाव को नष्ट करने का कार्य किया जाता है। तो ये आज पहले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।